पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, मनोज तिवारी बयान दिए हैं पवन सिंह को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो वो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आए और कह रहे हैं मनोज तिवारी थोड़ा इंतजार कीजिए। इंतजार किस बात का आखिरकार? सही में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इंतजार किस बात का है। बात का तो इंतजार होगा ही ना करिश्मा, इसलिए होगा क्योंकि पवन सिंह को लेकर के जो बिहार की राजनीति थर्राई थी, कब? लोकसभा चुनाव के वक्त में, और काराकाट है और पूरा शाहबाद के इलाके में जिस तरीके से उछल पुछल, आरा में भी असर पड़ा था। आर.के. सिंह चुनाव हार गए, उपेंद्र कुशवाहा हार गए चुनाव, फिर उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट किया गया, राज्यसभा भेजा गया, और अब भी उपेंद्र कुशवाहा की आह जो है निकलती रहती है। वो हमेशा कहते हैं, अभी वाल्मीकि नगर में भी कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा ने बात रखी कि एकजुटता जरूरी है, सिर्फ कहने के लिए नहीं हो एकजुटता, नहीं तो फिर लोकसभा वाला हाल हो जाएगा एनडीए का। उस समय का जो दर्द था, तो मतलब बीजेपी फूक फूक कर कदम रखना चाह रही है। इसलिए मनोज तिवारी जो यह बात कह रहे हैं थोड़ा इंतजार कीजिए, तो इंतजार वही है, फूक फूक कर कदम रखना। क्योंकि एक तरीके से अगर कहें तो पवन सिंह को लेकर जो कुशवाहा के समाज में एक जो नाराजगी दिखी वोट के माध्यम से, तो वही उसी को फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है कि अगर आते हैं तो उसका क्या असर हो सकता है। हालांकि एक खबर है, उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी आया था, उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह बात कही थी कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह राजनीति में आने वाली हैं, चुनाव भी लड़ने वाली हैं, तो वह उपेंद्र कुशवाहा से मिली थी पिछले दिन। वो बोली थी कि हम सब अभी सभी पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन किसी न किसी एक पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो इसका मतलब यह है करिश्मा कि इन सब चीज़ों का असर जो होगा, क्या असर होगा, कितना हो सकता है, ये होगा। अच्छा, इसी कार्यक्रम में हम लोगों ने कुछ दिनों पहले, एक आध महीना पहले, 1 या 2 महीना हुआ होगा करीब करीब, हमने कहा था मतलब पुख्ता जानकारी, हम फिर रिपीट कर रहे हैं इस बात को कि पवन सिंह, अभी तो मनोज तिवारी कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, लेकिन हम मतलब न्यूज हाट आपसे कह रहा है कि कोई इंतजार मत कीजिए, वह जो है बीजेपी में शामिल होंगे। हम दावे के साथ कह रहे हैं, प्लानिंग यही है। और एक सवाल है, विधानसभा चुनाव लड़ने की बात है, क्योंकि जब हम लोगों ने कार्यक्रम किया था उस समय में मुझे याद है कि जमशेदपुर में किसी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए पवन सिंह पहुंचे हुए थे। उसी दिन हम लोगों ने अपने कार्यक्रम के माध्यम से बताया था कि वह भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया था जमशेदपुर में कि क्या आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो पवन सिंह ने कहा था कि हमने राजनीति में अपने कदम बढ़ा दिए हैं, अब हम कदम पीछे नहीं करेंगे। तो मीडिया के साथियों ने खबर यह चलाई कि वह मतलब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जबकि पवन सिंह ने कहा था कि वह राजनीति से अपना कदम पीछे नहीं खींचेंगे, आ गए हैं तो खबर यही। फिर हम बता रहे हैं कि वह बीजेपी ज्वाइन करेंगे, इसकी प्लानिंग है, ऊपर से करीब करीब हरी झंडी मिल चुकी है, वक्त का इंतजार किया जा रहा है। और यह भी कि विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना कम है, उनकी संभावना यह है कि राज्यसभा के कुछ सीट खाली होने वाले हैं कुछ ही महीनों में, तो वहां पर पवन सिंह को एडजस्ट किया जाएगा, जो हमारे पास खबर है और पुख्ता खबर हम बता रहे हैं। इसीलिए मनोज तिवारी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। सर, नीतीश कुमार को लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, अटकलें कई तरह की लगाई जा रही है, इसको लेकर भी मनोज तिवारी का बयान आया है नीतीश कुमार को लेकर, क्या कह रहे हैं? हाँ, नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने बयान दिया है मनोज तिवारी ने, और कहा है कि नीतीश कुमार को कोई साइडलाइन नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जो को कभी साइडलाइन नहीं किया जा सकता है, और ना ही मतलब ना पहले कभी किया गया है और ना आगे किया जाएगा, ये मनोज तिवारी का कहना है। अब वाकई में आप मतलब जो हमारे दर्शक हैं, सुधी दर्शक हैं, वो गौर कर सकते हैं कि नीतीश कुमार को साइडलाइन बीजेपी कर ही नहीं सकती है। अच्छा, अगर साइडलाइन करना रहता तो क्या फिर से गठबंधन बनता?
क्या फिर से मतलब नीतीश कुमार इधर आते? और साइडलाइन की बात कहाँ है? आप अभी प्रधानमंत्री आए थे, मधुबनी आए थे, उस मंच पर भी नीतीश कुमार थे। जो भी बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ पर नीतीश कुमार शामिल होते हैं। और एक 4 मई को एक कार्यक्रम होना था जो खेलो यूथ गेम्स का, जिसका उद्घाटन होने वाला है, उसमें प्रधानमंत्री को आने का आग्रह किया था सीएम ने, लेकिन पीएम नहीं आ रहे हैं। तो कहने का मतलब कॉम्बिनेशन कहाँ नहीं दिख रहा है, कहाँ कौन साइड लाइन कर रहा है। वही मनोज तिवारी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को साइड लाइन न कभी किया गया था और न आगे किया जाएगा। नीतीश क्या है? नीतीश तो जादुई शख्सियत है बिहार के, जिधर खड़े उधर उसका पलड़ा भारी, और होता ही रहा है। इसको बहुत रिपीट करने की जरूरत भी नहीं है, तो वह ठीक ही कह रहे हैं। सर, निशांत को लेकर भी बयान दिए हैं। निशांत राजनीति में, निशांत की आने की चर्चा लगातार हो रही है कि निशांत राजनीति में आएंगे, लेकिन कब आएंगे इसकी चर्चा थम सी गई है कि निशांत आखिर कब आएंगे। अब इसको लेकर मनोज तिवारी भी बयान दे रहे हैं निशांत को लेकर। क्या बोल रहे हैं सर निशांत के बारे में? मनोज तिवारी तो कह रहे हैं ये आंतरिक मामला है। वाकई में आंतरिक मामला ही है ना। अब तो जदयू को तय करना, नीतीश कुमार को तय करना है कि निशांत राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे। वैसे जदयू के कार्यकर्ता की तो इच्छा है, और जिस तरीके से निशांत इन दिनों मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखते हैं, अच्छा बात बहुत नपे तुले शब्दों में रखते हैं, तो उससे एक संभावना थी कि आएंगे। और लोग मांग भी कर रहे हैं कि निशांत को चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन एक चीज़ है करिश्मा, आंतरिक मामला मनोज तिवारी कह रहे हैं, तो सवाल तो है ही, क्योंकि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो जदयू कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा, चूँकि युवा हैं, नई ऊर्जा का संचार होगा। लेकिन सवाल फिर नीतीश कुमार के सामने तो खड़ा होगा, इसको आप ढक नहीं सकते इस सवाल को। सवाल परिवारवाद का खड़ा होगा कि आखिरकार नीतीश कुमार ने निशांत को एन केन प्रकारेण राजनीति में एंट्री करा दी। हो सकता है इन सब चीज़ों पर मंथन चल रहा होगा पार्टी में। तो सही कह रहे हैं मनोज तिवारी कि यह आंतरिक मामला तो है ही जदयू का। सर, जातीय जनगणना को लेकर लगातार बयान आ रहे हैं कि अब मनोज तिवारी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सोच समझकर फैसला किए हैं जातीय जनगणना को लेकर। वाकई में, चूँकि श्रेय लेने को लेकर था कि तेजस्वी यादव श्रेय ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी श्रेय ले रही है, राहुल गांधी श्रेय ले रहे हैं, तो उसी को लेकर उन्होंने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वह जनता की बात, जनता की मांग को समझते हैं, जनता की मांग को गौर करते हैं, उस पर अमल करते हैं, और यह जो है जन भावनाओं को समझते हैं। और इसीलिए मोदी की सरकार ने यह फैसला लिया कि जनगणना के साथ जो है जातीय जनगणना भी होगी। सर, ओवैसी बिहार दौरे पर है, लेकिन एक बयान देकर उन्होंने सबको चौंका दिया है। वो कह रहे हैं कि विधायक चुराने वालों को छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये सीधे तौर पर किसको कह रहे हैं? तेजस्वी यादव को? बिल्कुल, तेजस्वी यादव को कह रहे हैं, क्योंकि ओवैसी की पार्टी के विधायक को चुराया कौन? तो आरजेडी ने चुराया, लेकिन आरोप नीतीश कुमार पर भी लगा था। इन अभी भी अख्तरुल ईमान जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, एकमात्र विधायक और प्रदेश अध्यक्ष भी, उन्होंने पिछले दिन भी कहा था जो खेल हुआ था जिसमें AIMIM के विधायकों को खरीद लिया गया था, अपने पाले में कर लिया गया था, उन लोगों को हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। उसी में कहा था कि नीतीश कुमार की मर्जी से, उनके इशारे पे ये सारे चीज़ें हुई। खैर इसे पर्दे के पीछे की बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि वाकई में उनकी पार्टी के विधायक को तो जरूर तोड़ा गया। लालू और तेजस्वी ने जरूर तोड़ लिया था। तो वो टीस है और वो मौका आ रहा है ओवैसी के लिए। और ओवैसी 2 दिन के दौरे पर हैं बिहार में, सीमांचल में है। कल उनकी रैली भी होने वाली है बहादुरगंज में, किशनगंज के बहादुरगंज में। तो वह कह रहे हैं, अच्छा एक चीज़ दर्शकों को बताना जरूरी है करिश्मा यहाँ पर, कि आखिर ताकत कितनी है ओवैसी की पार्टी की। ताकत जैसा अख्तरुल ईमान जिनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह पिछले दिन जो बयान आया था मीडिया में इनका, यह कह रहे हैं कि 25 जिलों में हमारा प्रभाव है और 100 सीट पर हम प्रभावित कर सकते हैं, 100 सीट पर हम चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अख्तरुल ईमान ने कहा था कि अगर मौका मिला तो हम कांग्रेस से भी अपील कर चुके हैं, हम तेजस्वी यादव मतलब आरजेडी से भी अपील कर चुके हैं कि हमको साथ में लीजिए, तभी आप
भाजपा को हरा सकते हैं, तभी आप नीतीश कुमार को हरा सकते हैं। लेकिन अब तक लगता है कि इनकी मांग पर कोई कहीं से कोई गौर नहीं कर रहा है। इसके बावजूद अख्तरुल ईमान का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उनका कहना यही था कि हमारी कोशिश होगी जो हमारी विचारधारा है, समान विचारधारा को वाले दलों को हम एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ और साथ में हम चुनाव लड़ें। 2020 में उन्होंने किया भी था। अब ये है कि वह कह रहे हैं, एक और सवाल इसमें था कि क्या सीमांचल में ही सिर्फ ताकत है ओवैसी की पार्टी की, तो इसका भी जवाब आया था, कहा था कि नहीं, हम तो शाहाबाद में भी चुनाव लड़ेंगे, हमारी ताकत वहाँ भी है, हमने तो गोपालगंज में भी हाथ आजमाया था, हम मिथिलांचल में भी ये करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, हम मगध में भी लड़ेंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं। 100 सीटों का दावा कर रहे हैं कि 100 सीट पे हम मजबूत हैं। एक चीज़ है, अब ये है, कह भी रहे हैं ओवैसी बिहार में तो कह ही दिए हैं कि हम हिसाब किताब करेंगे, हम ये करेंगे, जिन्होंने भी हमारे विधायकों को तोड़ा था। तो बहुत दिलचस्प होने वाला है इस बार का विधानसभा चुनाव। और ओवैसी किसको नुकसान पहुंचाएंगे? एकदम सीधी बात है, महागठबंधन को, कांग्रेस को, तेजस्वी यादव को, आरजेडी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।